Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। तो जैसा कि हमको पता है, हमारे पास डी ब्लॉक की बात चल रही थी जिसमें हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। कौन सी ट्रांजिशन सीरीज? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम पढ़ रहे थे, यानी कि 3D सीरीज हम पढ़ रहे थे। ठीक है, जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल्स में जाता है, उनको 3D सीरीज कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। मैंने आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया था। साथ में मैंने इसका परमाणु का जो आकार होता है, एटॉमिक साइज होता है, उसमें किस प्रकार वृद्धि होती है, किस प्रकार कमी होती है, वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है कि जरूरी नहीं कि आपको टॉपिक दिया जाए, आपको क्वेश्चन बीच में से उठाकर भी दिए जा सकते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, फर्स्ट ईयर में आप एग्जाम नहीं दे पाए थे, लेकिन आपको एक एक चीज़ पढ़नी है डिटेल में। ठीक है, क्योंकि डिटेल में पढ़ोगे तभी आप कर सकते हो, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा पेपर। इनऑर्गेनिक का पेपर ऐसा ही है। ऑर्गेनिक के पेपर में सीधे सीधे रिएक्शन आती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल के में सीधे सीधे डेरिवेशन आती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। ठीक है, तो आप वहाँ पर अटक जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है बुक में भी ना मिले, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक टॉपिक को समझना है, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, तो इसलिए हम आज बात कर रहे हैं एक और प्रॉपर्टीज की, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा, या आयनन ऊर्जा। ठीक है, अब देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है, इस आपने पढ़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब मैं एक बार और बता देता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ ऐसे बैठे हुए हैं जो इनको अभी तक ये नहीं पता कि आयनन ऊर्जा क्या है। हमारे पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उसको परमाणु से बाहर निकालना है, उसको परमाणु से बाहर निकालना है। जो सबसे ढीला बंधा हुआ है ना, जो सबसे बाहर वाला है, उसको बाहर निकालना है। तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाएगी, जो एनर्जी हमको दी जाएगी, वो हमारे पास कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, यहां से हटाना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। ठीक है, लेकिन वो कब निकलेगा, गैसीय स्टेट में, गैसीय अवस्था में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा क्या हो गई, किसी परमाणु की गैसीय अवस्था में बाह्यतम कक्ष से, सबसे बाह्यतम कक्ष से ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, आपको पता होगा कईयों को, लेकिन मैं फिर भी मैं बता देता हूं, दी जाने वाली ऊर्जा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, जो हमारे पास आउटर सेल है, उसमें जो लूजली इलेक्ट्रॉन बाइंड हुए पड़े हैं, उनको हमको क्या करना है, बाहर करना है, उनको एलिमिनेट करना है बाहर एटम से। ठीक है, तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन ऊर्जा। इसको आयनन विभव भी बोलते हैं हम। ठीक है, या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल, किसी भी नाम से पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हमको देखना है डी ब्लॉक में, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आयोनाइजेशन ऊर्जा कैसी होती है, आयनन ऊर्जा कैसी होती है। ठीक है, हमारे पास डी ब्लॉक की श्रेणी है, कौन सी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर,
और जिंक। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, 3D श्रेणी है, जो मैंने आपको बताया था 21 से स्टार्ट होती है और 30 तक जाती है। ठीक है, अब देखो यहां पे हमको आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है, आयनन ऊर्जा की बात करनी है, इसलिए इसमें ध्यान से सुनना। ठीक है, देखो यहां पे होता क्या है, हमारे पास कोई परमाणु है, ठीक है, हमें उसमें से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए हमें क्या करना है, ऊर्जा देनी है, एनर्जी देनी है। ठीक है, अब देखो एनर्जी कितनी दी जाए, कितनी ज्यादा दी जाए या कितनी कम दी जाए, वो हमको बात करनी है, ध्यान से सुनना। अब देखो अगर हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से ज्यादा पास है, न्यूक्लियस से ज्यादा पास है, यानी कि जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है, जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा आकर्षित कर रहा है, यानी कि नाभिक का जो प्लस चार्ज है उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा हुआ है और इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दे रहा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने दे रहा, और इलेक्ट्रॉन को जब पकड़ के रख रहा है और बाहर नहीं निकलने दे रहा, तो ऐसी कंडीशन में हमको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास कोई परमाणु क्या है, बड़ा है, ठीक है, और कोई परमाणु क्या है, छोटा है। ठीक है, अब देखो बड़े परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, बड़े परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितना दूर है। ठीक है, वो नाभिक से कितना दूर है, देखो इतनी दूरी है ना। अब नाभिक से जब इतनी दूर है तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव क्या है, कम है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पे प्रभाव क्या है, कम है। और छोटे परमाणु में जो नाभिक है वो इलेक्ट्रॉन से देखो कितना पास है। ठीक है, अब नाभिक के जब इलेक्ट्रॉन पास रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और अगर हमारे पास नाभिक बड़ा है, न्यूक्लियस परमाणु बड़ा है, तो देखो नाभिक हमारे पास इलेक्ट्रॉन से कितनी दूर है। ठीक है, नाभिक ये जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है इससे कितनी दूर है, नाभिक का इस पे प्रभाव है ही नहीं, नाभिक का इस पे प्रभाव है ही नहीं या बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है हमें, वो कितनी सी देनी पड़ेगी, वो कितनी सी देनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई माता पिता है, पेरेंट्स हैं, अब उनके कम बच्चे हैं। ठीक है, कम बच्चे हैं, या फिर ऐसे रख लो कि पेरेंट्स के पास जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, उनके पास रह रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर, आप ये मान लो नाभिक क्या है, पेरेंट्स हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या है, बच्चे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यानी कि बच्चे नाभिक यानी कि माता पिता के साथ रहते हैं तो उस पर उनका जो आकर्षण है वो कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जल्दी से हाथ में से निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, और कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करेगा तो उसको सूड़ सकते हैं, कहीं से भी उड़ती हुई चप्पल आ सकती है, कहीं से भी उड़ता हुआ जूता आ सकता है, बेल्ट आ सकती है। ठीक है, अगर पास में है तो वो बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, अगर पेरेंट्स पास में बैठे हुए हैं और बच्चे पास में हैं तो वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन पेरेंट्स बहुत दूर है और बच्चे बहुत दूर हैं, तो पेरेंट्स का जो डर है ना वो बच्चे के ऊपर नहीं है। पेरेंट्स का जो आकर्षण बल है ना, एक तरीके का फोर्स है, वो स्टूडेंट पे, वो उनके बच्चे पे नहीं है, तो वो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास थ्योरी समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप सीधी सीधी भी देख लो। अगर हमारे पास परमाणु बड़ा है, हमारे पास एटम बड़ा है, तो याद रखना बच्चों, उस परमाणु में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज़्यादा नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो पहले ही बहुत दूर है। और अगर हमारे पास परमाणु छोटा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के पास है, तो ऊर्जा हमें कितनी देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं मिटा देता हूं। अब जब हम 3D श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, परमाणु आकार में कमी होती है, परमाणु आकार में कमी होती है।
ठीक है, आपको पता है जब भी हम आवर्त सारणी में जाते हैं बाएं से दाएं में, तो जनरली क्या होता है, परमाणु आकार में कमी होती है। परमाणु आकार में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या है, नाभिक वो परमाणु छोटा हो रहा है। ठीक है, परमाणु छोटा हो रहा है, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। छोटा वाला जो परमाणु है ना, छोटे परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, और जो बड़ा वाला परमाणु है, बड़ा परमाणु है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु का जो आकार है वो कम होता जा रहा है, परमाणु का जो साइज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो आयनन ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा है, उसकी जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन जो ऊर्जा है, वो हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहां पे परमाणु ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है धीरे धीरे। तो आपको एक बात याद रखनी है, अगर परमाणु आकार में कमी होगी तो आयनन ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में कमी और आयनन ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ता है। हालांकि ये वृद्धि ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन फिर भी ये होती है। आपको इनके मान याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि परमाणु आकार में कमी होगी तो आयनन ऊर्जा में हमारे पास क्या है, कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी, आयनन ऊर्जा में वृद्धि होगी। ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है, जैसे क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव, द्वितीय आयनन विभव का मतलब क्या है, सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाल दिया, हमने परमाणु में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसको हम क्या कह रहे हैं, प्रथम आयनन ऊर्जा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं हम, उसको हम बोलते हैं द्वितीय आयनन विभव। ठीक है, तो अब मैं कुछ अपवाद बता रहा हूं, अपवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने जनरल सी बात कर ली। अपवाद के बारे में देखो, क्रोमियम की जो द्वितीय आयनन विभव है ना, सेकेंडरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है। ठीक है, आयनन विभव के जो मान है ये वैनेडियम और मैग्नीज से बहुत अधिक होते हैं, के मान वैनेडियम तथा मैग्नीज की तुलना में बहुत अधिक होते हैं। वैनेडियम तथा मैग्नीज की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, तुलना में बहुत अधिक होते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि वैनेडियम से तो अधिक होंगे ही, वैनेडियम से देखो सीधी सी बात अधिक होंगे, लेकिन बहुत अधिक होते हैं। लेकिन मैग्नीज से अधिक क्यों हैं, मैग्नीज से अधिक क्यों हैं, वो वाली भी हमारे पास बात है। तो अभी तो आप ये याद रखो, जो क्रोमियम का द्वितीय आयनन विभव है, यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, वो वैनेडियम और मैग्नीज की तुलना में बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, इसके अपवाद की बात हो गई एक। अच्छा, एक बात और करनी है मुझे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास कॉपर है, कॉपर का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयनन ऊर्जा है, कॉपर निकिल और जिंक की तुलना में, निकिल व जिंक की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिंक की तुलना में बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो क्या बात याद रखनी है कि क्रोमियम के द्वितीय आयनन विभव के मान वैनेडियम तथा मैग्नीज की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, और कॉपर का आयोनाइजेशन पोटेंशियल, लेकिन कौन सा, सेकेंडरी, द्वितीय आयनन विभव, प्रथम में कोई नहीं है, प्रथम में कोई अपवाद नहीं है बच्चों, हमारे पास है द्वितीय। पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ कहां रही है, जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वहां पर कॉपर का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयनन ऊर्जा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो निकिल व जिंक की तुलना में बहुत ज्यादा है।
निकिल व जिंक की तुलना में बहुत अधिक है। और जो क्रोमियम का है, क्रोमियम का जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा देनी पड़ रही है, उसका मान वैनेडियम तथा मैग्नीज की तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, जनरली होना चाहिए वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा अधिक है। हम द्वितीय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। हालांकि इसमें कई जगह रीजन दिया गया है, वो आप देख सकते हो। क्या रीजन दिया गया है कि क्रोमियम और कॉपर में हमारे पास डी कक्षकों की आधी भरी हुई अवस्था और पूरी भरी हुई अवस्था होती है, जिसके कारण वो ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। इसलिए उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, वो वाली बात भी आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और तो आपको ऐसा का ऐसा ही याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आया होगा। हम एक एक करेक्टर्स की बात करेंगे, आपका एक टॉपिक नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपको मिलना चाहिए, बस ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे सिलेबस पूरा होगा, चाहे स्कूल खुले, कॉलेज खुले या ना खुले, चाहे आप कॉलेज जाओ चाहे ना जाओ, यूट्यूब पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस उपलब्ध कराऊंगा मैं। चाहे कोई सी भी केमिस्ट्री हो, एग्जाम से पहले डाल दूंगा। अभी तो कम टाइम के लिए बना रहा हूँ, और हो सकता है बाद में एक साथ एक यूनिट की पूरी एक साथ वीडियो बना के दूंगा मैं आपको। आप टेंशन लीजिए मत, मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके साथ वाले जो भी हैं, चाहे वो 11th का है, 12th का है, BSc का है, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। आपके स्कूल के तो पढ़ ही रहे हैं, और भी पढ़ सकें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।